नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होते हैं और 9 सीटों पर उपचुनाव के बाद जो परिणाम निकल कर आते हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें कि एनडीए का पलड़ा भारी होता हुआ नजर आता है। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी अपनी जीत के दावे करती हुई नजर आ रही थी, वही समाजवादी पार्टी महज सीसामऊ और करहल की सीट पर सिमट कर रह जाती है। लेकिन अन्य 7 सीटों पर जिस तरह एनडीए जीतती हुई नजर आई, उसके बाद इंडिया गठबंधन अब हावी होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वहीं चुनावी नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर एक मामला काफी ज्यादा गंभीर रूप ले चुका है। जी हां, हम बात कर रहे हैं संभल जामा मस्जिद मामले की, जहां एक सर्वे करवाया जाता है। सर्वे के बाद जो रिपोर्ट होती है उसको 29 नवंबर को कोर्ट में पेश करने की बात कही जाती है और एक पक्ष यहां पर यह दावा करता है कि जो मस्जिद की जगह है वहां पर हरिहर मंदिर हुआ करता था। तो अब ऐसे में दो पक्षों के बीच कहीं ना कहीं मामला गर्म हो जाता है और उसके बाद मामला गंभीर होता हुआ नजर आता है, जिसके बाद कहीं ना कहीं इलाके के अंदर पथराव, आगजनी जैसी घटनाएं निकलकर सामने आती हैं और एक दूसरे की जान के प्यासे यहाँ लोग बनते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार घेरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उपचुनाव के बाद जब से कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। पहले तो कहीं ना कहीं ईवीएम को लेकर, तमाम यहाँ पर गड़बड़ियों को लेकर चुनाव के अंदर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरता हुआ नजर आया है, लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ आता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में जामा मस्जिद के मामले को लेकर कहीं ना कहीं चाहे चंद्रशेखर आजाद हों, अखिलेश यादव हों या अन्य विपक्षी पार्टियों के नेता, सभी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशानेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में इस मामले को लेकर किस तरह की यहाँ पे जो आने वाले फैसले हैं उसका क्या कुछ यहाँ पर जो प्रभाव रहने वाला है, ये भी एक बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आता है। इस मामले पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं, पहले उपचुनाव को लेकर माहौल गर्म होता है, उपचुनाव के परिणाम आने के बाद समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से आमने सामने आ जाती है, लेकिन अब जिस तरह से संभल का ये मस्जिद का मामला निकल कर आ रहा है, जहां एक पक्ष ये दावा करता हुआ नजर आ रहा है कि यहाँ एक हिंदू मंदिर हुआ करता था और वहीं दूसरा पक्ष यहाँ पर मस्जिद की बात पर अड़ा हुआ है, तो क्या लगता है, क्या ये मामला अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टियों का एक एजेंडा बनकर रह जाएगा? देखिए, बिल्कुल। और जिस तरह से देखिए बहुत नाजुक मामला है अपने आप में कि यहाँ पर हम दो समुदायों के बारे में बात कर रहे हो। देखिए, हमेशा चीज़ों को बहुत देख परख के करना चाहिए और जिस तरह की चूक मुझे लगता है इस पूरे मामले में हुई है, उसने इस घटना को अंजाम देने में कहीं ना कहीं बड़ी कह सकते हैं भूमिका निभाई है। और इसको लेकर पॉलिटिक्स अपनी चरम सीमा पर है, राजनीति अपने चरम सीमा पर नजर आती है, तमाम राजनेता अपनी अपनी बात कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर पूरे पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो नजर आता है कि जिस तरह से कह सकते हैं हिंदू जो पक्षधर हैं उन्होंने कहा है कि भाई ये हरिहर मंदिर हुआ करता था और बाबर के समय पे तोड़ दिया गया, यहाँ तक कि बाबरनामा में और तमाम जगह पे इसका जिक्र भी है। एक कह सकते हैं मीर हिंदू करके एक शख्स हुआ करते थे, उनके कहने पर ये जो मंदिर को मस्जिद में तब्दील किया गया। इसके बाद कोर्ट में मामला जाता है, कोर्ट इसके सर्वे की अनुमति दे देती है और बीते मंगलवार को सर्वे भी रात में इसका किया जाता है, वीडियोग्राफी की जाती है। लेकिन जिस तरह से कल ये पूरा मामला हुआ वो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है कि आखिर दूसरी बार सर्वे की जो चीज़ें थी वो क्यों की गई, किसके कहने पे की गई, क्या लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया गया था। जिस तरह से पूरे का पूरा मामला अराजक बना, लोग जो है नारेबाजी करते हुए कहीं ना कहीं सर्वे की टीम के साथ जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने का जो काम था। और अखिलेश यादव ने यही बात कही है कि जिस तरह से चुनाव के नतीजे सामने आए हैं उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर कह सकते हैं कि हमला ना हो पाए, बीजेपी कहीं ना कहीं जो इस पूरे मामले में फंसती दिखाई पड़ रही थी, कहीं उसको लेकर सवाल खड़े ना हो, इसीलिए इस तरह का मामला सामने लेकर आया गया। और साथ में देखिए, आज से संसद का जो शीतकालीन सत्र वो भी शुरू हो गया है। उससे ठीक पहले इस तरह की बात होना कहीं ना कहीं संसद के अंदर अडानी का मुद्दा अपने आप में बड़ा कह सकते हैं तौर पर उठने वाला था। और ये कहा जा रहा था कि भाई अमेरिका ने उनके ऊपर जिस तरह से वारंट जारी किया है, 2100 करोड़ रुपए का जो रिश्वत देने का उनके ऊपर आरोप लगा है, तो तमाम सारे मसले जहाँ पर ऐसा लगातार लग रहा है कि क्या इनको ढांपने के लिए एक तरीके से जो संभल का ये पूरा मामला है उभर के सामने। और देखिए, हैरानी की बात ये भी हो जाती है कि पुलिस और जिस तरह से वहाँ पर मुठभेड़ होती है उसके बाद में 4 से 5 जो कह सकते हैं व्यक्ति उनकी जान चली जाती है। अब देखिए, उन परिवारों में मातम पसरा हुआ है, उनका जवाबदेह जिम्मेदार कौन है? शासन प्रशासन ने क्या लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया था? इसकी जवाबदेही किसके सर पे आती है? तो यहाँ पर जो यकीनन
संभल का पूरा जो मामला है वो ये बताता है कि यहाँ पर प्रशासनिक चूक बड़े लेवल पे हुई है और बड़े लेवल पे कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे के सामने सामने आकर खड़े हुए हैं। पुलिसकर्मी और लोगों के बीच में यहाँ पर मुठभेड़ हुई है और कहीं ना कहीं ऐसा लगा है कि यहाँ पर जो माहौल है उसको अराजक बनने जिस तरह से बनने की तरफ आगे बढ़ा, उसको अगर वही रोक दिया गया होता तो इस तरह की चीज़ें नहीं होती। लेकिन जो वीडियो सामने आ रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो दिल दहला देने वाली हैं। अखिलेश यादव यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से पूरा ये कह सकते हैं कि सर्वे का काम किया गया एएसआई के द्वारा, भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा, वो कहने के सवालों के घेरे में आ जाता है कि भाई आप जब एक बार पहले सर्वे करके जा चुके हैं, आपने वीडियोग्राफी बाकायदा कर ली, सब कुछ आपने कर लिया है, फिर आपको आखिर ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि तुरंत आपको 2-4 दिन के भीतर फिर जो है सुबह सुबह इस तरह के कह सकते हैं सर्वे के लिए वहाँ पर जाना पड़ा। आप देखिए 29 नवंबर को इस पूरे मामले पर सुनवाई थी, उससे पहले इस तरह की चीज़ें होना कहीं ना कहीं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जाहिर सी बात है कि जिन परिवारों ने अपने को खो दिया है उनके प्रति संवेदना भी कहने के लोग रख रहे हैं। लेकिन वही बात घूम फिर के आती है कि कब तक हम हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ते रहेंगे। कब तक, मोहन भागवत का भी ये बयान था कि कब तक हम हर मस्जिद के अंदर मंदिर तलाशते हुए रहेंगे। अगर ऐसा रहेगा तो देश में कभी भी कह सकते हैं एक बेहतर माहौल डेवलप नहीं होगा, और बेहतर माहौल नहीं होगा तो इस तरह की घटनाएं सामने आती रहेंगी। जी बिल्कुल। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मोहन भागवत का बयान भी चर्चाओं में है कि उन्होंने कहा था कि मस्जिद के अंदर मंदिर नहीं तलाशने चाहिए, क्योंकि इस तरह से माहौल ख़राब होने की स्थिति बनती हुई नजर आती है। और आपने देखा कि किस तरह से संभल के अंदर वही चीज़ें निकलकर सामने आई हैं। और ऐसे में जिस तरह से राज्य सरकार घिरती हुई नजर आ रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर घिरते हुए नजर आ रहे हैं। उपचुनाव के बाद इस तरह की चीज़ें होना और इधर संसद सत्र के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होना कहीं ना कहीं एक तमाम बड़े सवालिया निशान यहाँ पर राज्य सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर खड़े करता हुआ नजर आता है। लेकिन सर देखा जाए तो यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर रावण भी भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए नजर आए थे और उन पर तमाम यहाँ पर इल्ज़ाम लगाते हुए नजर आए थे। और वो खुद ही वहाँ जाकर दौरा इस चीज़ का करके आए, मुआयना करके आए हैं और लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील करते हुए नजर आए हैं। और ये कहते हुए नजर आए हैं कि ये मामला वो है कहीं ना कहीं संसद में उठाते हुए नजर आएंगे। तो क्या लगता है कि आज़ाद की इस मुहिम को छेड़ देने से क्या अन्य विपक्षी दल भी उनके साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे? आज़ाद तो खुद या कह सकते हैं कि संभल के निकल गए थे, लेकिन उनको बीच में रास्ते में रोक दिया गया है, बल्कि पुलिस उनको बिठा के ले गई है। लेकिन ऐसे में कई तरह के सवाल उठते हैं। जो आज़ाद ने बात कही है कि जिस तरह से हर कह सकते हैं आंदोलन के अंदर हर तरह के ऐसे जो कह सकते हैं पुलिस और लोगों के बीच मुठभेड़ में गोलीबारी क्यों चल जाती है, लोगों की जान कैसे चली जाती है, इसको लेकर जवाबदेही सरकार को अपनी तय करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम हिंदू मुस्लिम की बात करें, मंदिर मस्जिद की बात करें, तो देखिए बैठकर भी मसले सुलझाए जा सकते हैं, बैठकर भी इस पर बात हो सकती है। और जो सर्वे की टीम है वो सर्वे कर रही है, उन्होंने सर्वे करके फिर दोबारा सर्वे करने की क्या जरूरत थी। और आपने देखा जिस तरह की नारेबाजी हो रही थी उसने कहीं ना कहीं माहौल को उत्तेजक बनाया। फिर दूसरे पक्ष से भी लोग आ गए, वो भी कह सकते हैं इस तरह की जो बातें हैं वो करने लगे, कुछ पत्थरबाजी हुई, गोलीबाजी चली, तो यहाँ पर 4 से 5 लोगों की जान चली गई। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जाए सरकार का फेल्योर नजर आता है। सरकार को इसके ऊपर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। जो लॉ एंड ऑर्डर है और जो कह सकते हैं कि प्रदेश की जो कह सकते हैं कि जो शांति है वो भंग ना हो, इसके पूरे प्रयास करने चाहिए। और आज़ाद हो चाहे अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी ने भी इस घटना के ऊपर अपना ट्वीट किया है और कहीं ना कहीं चिंता जाहिर की है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है वो कहीं ना कहीं लोगों में एक डर का माहौल ज़रूर बन रहा है। अखिलेश यादव ने यही बात कही है, चंद्रशेखर आज़ाद ने भी कुछ ऐसा ही कहा है, वहीं मायावती ने भी कहा है कि जिस तरह से पूरे का पूरा मामला सामने आया है वो कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि जो राज्य सरकार है वो अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस तरह की चीज़ों को कर रही है। क्योंकि आपने झांसी में देखा कि वहाँ पर भी किसी नवजात बच्चों की जान चली जाती है। आपने चुनाव में देखा जिस तरह से पुलिस के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा कि भाई आपने जो चुनाव को एक तरफा कराने का फैसला किया, उसको लेकर कहीं ना कहीं ढांपा जा सके, इसको लेकर इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं जो संभल के रूप में हमने देखा। और देखिए ऐसी चीज़ें अगर होंगी तो जाहिर बात है कि जो लोग हैं उनके अंदर डर का माहौल कहीं ना कहीं पनपता हुआ दिखाई देगा। अखिलेश यादव यही बात उठाते हुए नजर आए हैं। योगी जी लगातार ये बात कहते हैं कि भाई हम प्रदेश को बेहतर बनाना चाहते हैं, कानून व्यवस्था बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन क्या गोलीबारी से कानून व्यवस्था बेहतर होगी? क्या इस तरह से किसी की जान लेने से कानून व्यवस्था बेहतर होगी? देखिए जवान लड़कों की मौतें हुई हैं इसमें, और जाहिर बात है किसी परिवार के सदस्य होंगे, कोई पिता होगा, कोई उसमें से कोई बेटा होगा। तो तमाम ऐसी चीज़ें जो लगातार योगी सरकार के ऊपर निशाना साधने के लिए कहीं ना कहीं
अब आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है कि सरकार का काम ये नहीं होता है कि आवाम के ऊपर, जनता के ऊपर इस तरह से सीधे गोलीबारी करते हुए नजर आ जाए। वहीं जो शासन प्रशासन के लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई हमारी गोलीबारी से कोई नहीं मरा है, लेकिन वीडियोस में आप देखिए कि खुद आवाज़ें आ रही हैं कि चलाओ गोली और तमाम तरह की बातें कहते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। गाली गलौज भी यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रदेश में चाहे हिंदू है या मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सब कहीं ना कहीं इसी देश के वासिंदे हैं, इसी देश के नागरिक हैं। अगर हम इस तरह की हर जो चीज़ें हैं वो करेंगे तो जाहिर बात है कि सबके अंदर कहीं ना कहीं डर का माहौल कायम होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और देखिए, कोर्ट से बड़ा कुछ नहीं है, देश के अंदर कोर्ट के आदेश से अगर कुछ चीज़ हो रही है तो वास्तव में उसको होने देना चाहिए, लेकिन बार बार उसको करना, बार बार एक तरीके से उत्तेजक माहौल बनाना, कहीं ना कहीं ये इस तरह की चीज़ों को करने की तरफ ज़्यादा हवा देता हुआ दिखाई पड़ता है। इसीलिए जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं उनको पहली बात तो शांति से काम लेना चाहिए, खासकर जो आवाम है इस तरह के लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए, जो कि खून देने और लेने तक पे आमादा होते हैं। अपना खुद तो उनको कुछ जाता नहीं है, दूसरे लोगों को कहीं ना कहीं में जोड़कर उनकी जान जोखिम में डलवा देते हैं। और संभल में भी देखें अगर मनीष, तो यही कुछ नजर आता है कि वहाँ पर जो लोग मासूम है और जिस कह सकते हैं कि जिनका कोई कसूर नहीं है उनकी जान चली जाती है। एक माँ कह सकते हैं रोती हुई नजर आ रही है, इनका इकलौता बेटा इसमें चला जाता है। और कुल मिलाकर यहाँ पर जो माहौल है फिलहाल कह सकते हैं तनावपूर्ण तरीके से शांति व्यवस्था यहाँ बनी हुई है, लेकिन इंटरनेट और तमाम चीज़ें बंद कर दी गई हैं। लेकिन बेहतर माहौल बनाने के लिए यहाँ पर जो भी समुदाय हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा अगर रहेगा तो मेरे ख्याल में देश में जो अराजक माहौल है वो बना रहेगा। जी बिल्कुल, तो ऐसे में यहाँ लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो अराजकता का माहौल फैलता हुआ नजर आ सकता है। और ऐसे में उपचुनाव के बाद इस तरह की चीज़ें होना कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार पर तमाम सवालिया निशान खड़े करती भी नजर आती है। वहीं विपक्ष भी पूरी तरह से मोर्चा संभाले हुए हमलावर होता हुआ नजर आता है। देखना यही होगा इस मामले में किस तरह की कार्रवाई होती है और कार्रवाई के बाद क्या कुछ परिणाम यहाँ पर निकल कर आते हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार किस तरह से इस मामले में देखरेख करने के बाद एक्शन लेती हुई नजर आती है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9।